हाय एवरीवन, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू द प्लेलिस्ट नीव। क्या हाल चाल आप सबके। देखो, लास्ट वीडियो में हमने अपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर के फर्स्ट 2 टॉपिक्स डिटेल में समझे थे, कुछ अच्छे एग्जांपल्स के साथ, जिससे आपको याद रखने में, उसको समझने में उसको आसानी होगी। आज की वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है रोल्स, functions and objectives of accounting and advantage and limitation of accounting। अब इन दोनों टॉपिक्स को अगेन अच्छे से समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल तैयार किया है। आप बोलेंगे कि सर आप एग्जाम्पल बहुत समझाते हो, बट बच्चों एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी भी चीज़ को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। आई ऑलवेज ट्राई कि आप लोगों को मैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हर चीज़ को समझाऊं कि आपको आगे उसको समझने में, रिलेट करने में और याद रखने में आसानी हो। आपको एग्ज़ाम में कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन देख के आप इसको रिलेट कर पाए कि अच्छा यार, सर ने वो वाला एग्जाम्पल दे के इस टॉपिक को समझाया था। आई कैन राइट माई आंसर प्रॉपरली नाउ। ये मेरी कोशिश रहेगी। इसलिए आज का भी जो एग्जाम्पल है वो इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर कर देगा और आपको ईजी बना देगा समझने के लिए। लेकिन आज का एग्जाम्पल फ़नी नहीं होने वाला, रियल अकाउंटिंग वर्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल है वो, इसलिए ज़्यादा मज़े में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो बैक। यस, सपोज करो हमारे पास 2 बिजनेस हैं, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी। दोनों ही बिजनेस सेम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं? जीन्स, टी शर्ट, यानी कि वो कैजुअल कपड़ों में भी डील करते हैं, यानी कि बिज़नेस करते हैं, और पैंट एंड शर्ट यानी कि फॉर्मल कपड़ों का भी बिज़नेस करते हैं। तो 2 बिज़नेस हैं, दोनों के प्रोडक्ट सेम है। बिज़नेस ए का जो मालिक है ना, वो थोड़ा कंजूस है। उसने बोला कि यार मुझे अकाउंटेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना पैसा ख़राब नहीं करूँगा, मुझे लगता है मैं बिना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के, बिना अकाउंटिंग के भी अपने बिज़नेस को चला लूँगा। इसलिए इसने कोई भी अकाउंटेंट नहीं रखा। लेकिन बिज़नेस बी का जो मालिक है वो समझदार है, उसको पता है कि एक बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए उसने पूरी अकाउंटेंट्स की टीम बिठा रखी है, जो कि हर एक एलिजिबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती हैं, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करती हैं और उसको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहते हैं। इसको सब कुछ पता है अपने बिजनेस के बारे में थ्रू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सिंस बिजनेस ए अकाउंटेंट को नहीं रखता है, इसलिए इसके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के नाम पे कुछ नहीं है। इट हैज़ नथिंग। इसको नहीं पता कि मैं डेली, वीकली, मंथली या ईयरली कितना 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 माल बेचता हूँ, कितना मेरा खर्चा होता है, कितनी मेरी परचेज है, कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है या फिर मैं कितना लॉस खा रहा हूँ, इसको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन बिजनेस बी, सिंस इट मेंटेन्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इसके पास सभी चीज़ों का रिकॉर्ड बन जाता है। और सभी चीज़ों से मेरा मतलब है अगेन, उसको पीरियड वाइज सेल्स का पता है, उसको पीरियड वाइज परचेज और अदर एक्सपेंसेस का पता है, इसको पता है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, उसको ये भी पता है कि उसको किन किन लोगों से कितना पैसा लेना है, किन किन लोगों को कितना पैसा देना है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस के बारे में। ये बिजनेस बी ने अकाउंटेंट रखे, इसलिए उसके पास सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है। मैं इस स्टेज पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से कौन सा बिजनेस आगे बढ़ जाएगा और कौन सा बिजनेस पीछे रह जाएगा। आपका सिंपल आंसर ये होगा कि सर बिजनेस ए जो है वो पीछे रह जाएगा, सॉरी, वो बिजनेस ए जो है वो पीछे रह जाएगा और बिजनेस बी जो है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आता है। और इसका रीज़न ये है, अब मैं आपसे रीज़न पूछूंगा तो आप बोलेंगे कि सर क्योंकि बिजनेस ए कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं रखता और बिजनेस बी सब कुछ रिकॉर्ड रखता है, अकाउंटिंग करता है, इसलिए बिजनेस बी जो है वो आगे बढ़ जाएगा, बिजनेस ए पीछे रह जाएगा। पर मेरा क्वेश्चन इससे आगे का है। मेरा क्वेश्चन है कि बॉस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऐसी क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक बिजनेस या एक बिजनेसमैन को, जो उस बिजनेस को ग्रो करवाने में मदद करता है। और वही हम समझने वाले हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें मैंने टोटल 4 सिनेरियोज लिए हैं, 4 केसेस लिए हैं, और वो 4 केसेस अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव या क्या रोल रहता है एक बिजनेस में और उसके एडवांटेजेस क्या हैं,
ये समझाने के लिए ये 4 केसेस, 4 सिनेरियोस काफ़ी हैं। आप ये समझने के बाद अपने आगे के दोनों टॉपिक्स को इतना अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल उसको क्लियर कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ पाएंगे। पहला केस है बिजनेस एनालिसिस। 6 महीना बिजनेस करने के बाद दोनों ही बिजनेसमैन ने ये सोचा कि मैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकता हूँ, और इसके कैसे बढ़ा सकता हूँ मतलब उसको पहले ये पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे उसके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिजनेस बी ने बोला कि अपने अकाउंटेंट को बोला कि पिछले 6 मंथ्स में हमने टोटल कितनी सेल्स करी है और प्रोडक्ट वाइज हमने कितना कितना माल बेचा है, इसकी रिपोर्ट मुझे बना के दो। अब अकाउंटेंट के पास सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे। उसने फटाफट एक अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाई, एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उसने बताया कि सर पिछले 6 महीनों में हमने टोटल मिला के 10 लाख रुपए का माल बेचा है, जिसमें से जीन्स हमने बेची है 4 लाख रुपए की, टी शर्ट हमने बेची है 3 लाख रुपए की, पैंट हमने बेची है 2 लाख रुपए की, और शर्ट हमने बेची है 1 लाख रुपए की। अब ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही बिजनेस बी के मालिक के पास पहुंची या मैनेजर्स के पास पहुंची, उन्होंने देखते ही पता लगा लिया कि यार उसके कैजुअल कपड़ों का जो बिज़नेस है ना वो तो सही काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है उसके फॉर्मल कपड़ों के बिज़नेस में। फॉर्मल कपड़ों का जो बिज़नेस है वो कम सेल्स लेके आ रहा है। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? इसके रीजंस हो सकते हैं कि क्वालिटी पुअर है, या फिर एडवर्टीजमेंट कम है, मार्केटिंग कम है। कम लोग जानते हैं कि बिजनेस बी जो है वो फॉर्मल कपड़ों में भी डील करता है। तो इसके लिए इसने ये सोचा कि देखो मेरा कैजुअल कपड़ों का बिजनेस बढ़िया काम कर रहा है, मैं उसको वैसा का वैसा ही चलने देता हूँ, लेकिन मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपने फॉर्मल कपड़ों की क्वालिटी में, ताकि जो जो मेरा माल ऑलरेडी खरीद रहा है वो मेरे माल को पसंद करे। पहली चीज़। दूसरा, जिनको नहीं पता है कि मैं फॉर्मल कपड़े भी बेचता हूँ, वो उनको भी मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चले और वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल कपड़े भी खरीदना स्टार्ट करें मुझसे। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन नाउ, बिजनेस बी ये सब एनालिसिस क्यों कर पा रहा है? एनालिसिस वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसके पास एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी बिजनेसमैन ए के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, इट हैज़ नथिंग रिकॉर्डेड। तो वो इस तरीके का एनालिसिस कर ही नहीं पाएगा। जब एनालिसिस नहीं कर पाएगा तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि इसके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट की क्या कहाँ ज़रूरत है, और जब इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर पाएगा बिजनेस में, सो बिजनेस बी जो है आगे निकल जाएगा, बिजनेस ए इम्प्रूवमेंट ना होने की वजह से पीछे रह जाएगा। एंड दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट जिससे हमें ये पता लगता है कि वाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। ठीक है, आई होप ये वाला केस हमारा क्लियर होगा। अब इसको एक सिंपल, मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ ताकि ये पढ़ पाए आप। यस, तो अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर राइट बिजनेस डिसीजन। दैट्स द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड केस, एडिशनल फंड रिक्वायरमेंट। देखो 1 साल के बाद दोनों ही बिजनेस ने ये रियलाइज करा कि मेरा बिजनेस अब और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। और ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि मेरे पास अब फंड्स की कमी होने लगी है। तो दोनों ने सोचा कि यार अगर मुझे कहीं से फंड्स मिल जाएं तो मैं अपने बिजनेस को और अच्छा एक्सपैंड कर पाऊँगा, ग्रो करवा पाऊँगा। तो ये जाते हैं बैंक के पास। बिजनेसमैन ए जाता है बैंक के पास और बोलता है कि सर मेरे को फंड्स की ज़रूरत है, आप मुझे लोन दे दो। अब लोन के नाम से सबसे पहले जो बैंक आपसे मांगेगा ना, किसी भी बिजनेस से जो वो रिक्वायरमेंट मांगता है, वो मांगता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, एक बिजनेस की लैंग्वेज होती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ही ये बताएगा कि एक बिजनेस क्या इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि उसको लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। देखो बैंक को क्या चाहिए कि मैं जिस भी बिजनेस में पैसा दूं, एज अ लोन दूं,
मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए और टाइमली मुझे उस पैसे पे, उस लोन पे इंटरेस्ट मिलता रहना चाहिए। दैट इज़ द ओनली टू थिंग्स जो बैंक इंश्योर करना चाहता है। और ये इंश्योर कैसे कर पाएगा? वो ऐसे कर पाएगा कि उसके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आएंगे उस बिज़नेस के, और वो फिर उसको चेक करेगा उनके, और वो एश्योरेंस करेगा कि इस बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है। बिजनेसमैन ये बोलता है कि सर मेरे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो नहीं है, पर मेरा दिल बहुत साफ़ है, आप मुझे लोन दे दीजिए। तो बैंक उसको और उसके साफ दिल को बाहर का रास्ता दिखा देगा, क्योंकि बैंक इस तरीके से काम नहीं करता, इस तरीके से लोन नहीं देता है, तो इसको लोन नहीं मिल पाएगा। लेकिन बिजनेसमैन बी के पास सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ये एवरीथिंग जो हम बात कर रहे हैं, ये बैंक को ये प्रोवाइड करवाएगा। बैंक अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, इंश्योर करेगा कि मैं इस बिज़नेस में पैसा डालूंगा तो डूबेगा नहीं, सेफ रहेगा और मुझे टाइमली इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और बैंक इसको फाइनली लोन दे देगा। ये सेकंड रीज़न है कि बिजनेस बी जो है वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए लोन मिल जाएगा, लेकिन बिजनेस ए जो है वो पीछे रह जाएगा या सेम जगह पे रह जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। और ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। क्या है? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर रेजिंग फंड्स। अब ये सिर्फ बैंक नहीं, बैंक की जगह पे इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। सभी अपना पैसा आपको देने से पहले आपकी आपकी मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि मेरा पैसा सेफ है और मुझे उस पर टाइमली रिटर्न, टाइमली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आई होप दैट सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर रेजिंग फंड। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कलेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट सेल। देखो, दोनों ही बिजनेसेस ने पूरे साल में, एक साल में कुछ क्रेडिट सेल करी है। क्रेडिट मतलब उधार पे माल बेचा है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए का माल बेचा है दोनों ही बिजनेस ने, ठीक है। अब अगेन मैं वापस इसी पॉइंट पे जा रहा हूँ, बिजनेस बी हैज़ एवरीथिंग रिकॉर्डेड। इसको सब पता है कि मुझे किन किन लोगों से कितना कितना पैसा लेना है। इसको ड्यू डेट भी पता है कि मुझे कब उन लोगों से पैसा लेना है, और उसको ये भी पता है कि मुझे फ्रॉम होम, पूरी लिस्ट है इसके पास। मान लो ये 5 लाख रुपए उसको 100 लोगों से लेने हैं, तो इन 100 लोगों की पूरी लिस्ट है इसके पास। इसीलिए वो ड्यू डेट्स पे उन 100 लोगों के पास जाएगा और पैसा लेके आ जाएगा। इसको कोई भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसके पास सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बिजनेस ए के पास कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, फिर भी इसने 4,50,000 रुपये जिन जिन लोगों से लेने हैं उसका तो इसके पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। सॉरी, रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, बस इसके दिमाग में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि यार ये लोग थे जिनसे मुझे 4,50,000 रुपये लेने हैं, बट बाकी के 50,000 रुपये किन से लेने हैं ये भूल गया। क्योंकि अगर 100 लोगों से लेने हैं, 100 लोगों से लेने हैं, मे बी इसको 80 याद रहे और बाकी के जो 20 लोग हैं उनके बारे में वो भूल ही गया। एक ह्यूमन कितना याद रख पाएगा यार? आपको चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिससे आप उनको बाद में जाके रेफ़र कर सकें जब ज़रूरत पड़े। 20 लोगों के नाम या उनकी, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन वो भूल गया, और वो बाकी के जो 50,000 हैं वो रिकवर नहीं कर पाया, कलेक्ट नहीं कर पाया, एंड दैट इज़ अ लॉस टू द बिजनेस। एंड दैट इज़ द थर्ड रीज़न कि बिजनेस ए जो है पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसको इस तरीके के लॉसेस झेलने पड़ेंगे, सफ़र करने पड़ेंगे। बट बिजनेस बी जो है उसको ऐसा कोई लॉस सफ़र नहीं करना पड़ेगा। ही कैन यूज़ इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू रिकवर एवरीथिंग। थर्ड ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। अच्छा, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या है वो मैं क्विकली बता देता हूँ। हालांकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट होता क्या है, जिनसे हमें पैसे लेने हैं दैट इज़ कॉल्ड डेटर्स, और ये हमारे एसेट्स का पार्ट है। एसेट्स का पार्ट क्यों है? बिकॉज वी हैव अ राइट, हमारा राइट है इनसे पैसे कलेक्ट करना। और जिनको हमें पैसे देने होते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिटर्स, और ये हमारे लाइबिलिटीज़ का पार्ट होते हैं। लाइबिलिटीज़ क्यों? बिकॉज वी आर लाइबल टू पे देम। क्रेडिटर्स
को हमें पैसा देना पड़ेगा, वी आर लीगली ऑब्लाइज्ड टू पे दैट मनी, इसीलिए ये लाइबिलिटीज़ में कैटेगराइज होते हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर में, बट फिलहाल इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए मैंने आपको इतना बता दिया जितनी ज़रूरत थी। फोर्थ पॉइंट, लीगल कंप्लाइंस और डिस्प्यूट। 1 साल बाद दोनों ने अपना अपना इनकम टैक्स जमा करवाया 2 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। बिजनेस ए ने भी 2 लाख रुपए जमा करवाए एज इनकम टैक्स टू गवर्नमेंट, और बिजनेस बी ने भी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है दोनों ही बिजनेसेस के पास और बोलता है कि हमारे हिसाब से आपकी जो लाइबिलिटी बनती है ना इनकम टैक्स की, वो बनती है 3 लाख रुपए। यानी कि उसके हिसाब से दोनों ही बिजनेसेस ने 1-1 लाख रुपए कम जमा करवाया है। नाउ आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। बिजनेस ए के पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। अब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास आता है ना, तो और ये बोलता है कि आपने कम टैक्स जमा करवाया है, तो ये फिर आपकी लाइबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो आप एक्स्ट्रा पैसा जो मांगा जा रहा है आपसे वो जमा करवा दो, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो क्लेम है कि आपने कम टैक्स जमा करवाया है, आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जमा करवाना है, वो आप गलत साबित कर दो। पर बिजनेस ए के पास तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, वो कुछ भी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्लेम को चैलेंज नहीं कर पाएगा। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा देन यू हैव टू पे मी 1 लाख रुपीज़ मोर, और ये 1 लाख रुपए बिजनेस ए का लॉस हो जाएगा। क्योंकि और उसको क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि इसके पास ना ही अकाउंटेंट है, इसलिए कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं है। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता, ही हैज़ टू पे द एक्स्ट्रा मनी डिमांडेड। लेकिन बिजनेस बी के पास सब कुछ रिकॉर्डेड है। उसने बोला कि सर मेरा प्रॉफिट इतना हुआ था, उस पर जो मेरा टैक्स बनता था वो 2 लाख रुपए ही बनता था, जो कि मैंने आपको जमा करवा दिया। ये रहे मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आप चाहें तो चेक कर लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगेन पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, चेक करेगा, और सेटिस्फाई होने के बाद उसको ये रियलाइज़ हो सकता है कि हाँ 2 लाख रुपए ही बनते थे, 2 लाख रुपए ही जमा करवा दिए, बाकी की हमारा जो 3 लाख रुपए का क्लेम है वो गलत है, और बिजनेस बी को कुछ भी एक्स्ट्रा जमा नहीं करवाना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द फोर्थ रीज़न कि बिजनेस ए जो है वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसको 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। बिजनेस बी जो है वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्लेम को गलत साबित कर दिया। Fourth objective or advantage of accounting, required information for legal compliances and dispute. ये चारों केसेस, ये चारों सिनेरियोज बताते हैं, क्या बताते हैं? दिस इज वाई अकाउंटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ए बिजनेस टू नॉट ओनली ग्रो बट टू सर्वाइव ऑल्सो। बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकता, ग्रो करना तो बहुत दूर की बात है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल लैंग्वेज में सिखाया गया एग्जाम्पल है। अब मैं अकाउंटिंग के रोल, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी कि जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस एग्जाम्पल में। ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक रोल्स, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। वो क्या क्या है पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमने पढ़ा था उसको याद कीजिए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का सबसे पहला काम ही ये है कि जो भी एलिजिबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, एलिजिबल कौन कौन से हैं? एलिजिबल ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल इन नेचर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ऐसे रिकॉर्ड्स को, ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही सबसे पहला काम है, और वो भी प्रॉपर एंड क्रोनोलॉजिकल मैनर। दैट इज द मेन एंड फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? दिस क्रिएट्स अ रिलायबल बेस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फ्यूचर एनालिसिस। देखो, अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही होंगे तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे बन पाएंगे या सही एक्यूरेट बन पाएंगे। अगर हमने रिकॉर्डिंग में ही कोई गलती कर दी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बिजनेस के वो भी गलत बन जाएंगे। ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस हमें कितना हुआ है उसका पता नहीं लग पाएगा। राइट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी तो फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता नहीं लगेगा बिजनेस की। इसलिए दैट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ नेम्ड एज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, राइट। सेकंड पॉइंट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये कैसे बनाते हैं, पहले ये वाला पॉइंट कर लेते हैं। डन थ्रू प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता करना होता है तो उसके लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ये हम बनाना सीखेंगे अपने पार्ट 2 की यूनिट 3 में, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। रिमेंबर 24 मार्क्स की वो यूनिट है, ठीक है। और ये बना के हम क्या पता करते हैं, हेल्प्स इन फाइंडिंग वेदर द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉस। एक बिजनेस हम करते क्यों हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपका जो वो बिज़नेस है वो आपको पैसा कमा के दे रहा है या नहीं दे रहा, आप ऐसा तो नहीं है कि आप नुकसान खा रहे हो, तो बिज़नेस करने का कोई मतलब नहीं है। अकाउंटिंग वही पता करने में आपकी मदद करता है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर। थर्ड है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब याद कीजिए 5 लाख रुपए जो क्रेडिट सेल करी थी हमने, जो लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा है, एसेट्स डेटर्स थे हमारे, वो रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन कैसे, प्रेजेंटेड थ्रू बैलेंस शीट ऑन अ स्पेसिफिक डेट। बैलेंस शीट बना के हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है, और वो क्या बताती है बैलेंस शीट, कि बिजनेस कितनी एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज़ अपने पास रखे हुए हैं। देखो सिर्फ डेटर्स ही नहीं होते हैं एसेट्स, आपके कितने कितने, आपके बहुत सारे गोडाउन्स हैं, उसमें कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना माल पड़ा हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो योर एसेट। आपके पास कितना फर्नीचर है, कितनी मशीनरी है, कितनी गाड़ियां हैं, दैट इज़ ऑल्सो द एसेट ऑफ द बिजनेस। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ भी सिर्फ क्रेडिटर्स नहीं होते हैं, बैंक लोन भी, एक्सक्यूज मी, बैंक लोन भी लाइबिलिटीज़ में आता है। अगर आपने किसी इन्वेस्टर से पैसा लिया हुआ है बिजनेस में, वो भी लाइबिलिटीज़ में आता है। आपके बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है, वो भी लाइबिलिटीज़ में आता है। इन सब का रिकॉर्ड कौन रखता है, बैलेंस शीट। और इन सब के रिकॉर्ड को रखने से, यानी कि बैलेंस शीट से, हमें क्या पता लगता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। अकाउंटिंग का ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। पहले वो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएगा, और फिर बताएगा कि कितना कि कैसी पोजीशन है एक बिजनेस की फाइनेंशियली। फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ये याद कीजिए, दिस इज द 7th स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का ये 7th स्टेप है, कम्युनिकेशन, राइट। उसका नाम था कम्युनिकेशन। अब ये क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब सभी के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है। कैसे कि भाई अब मैं पिछला एग्जांपल ही अगर रेफ़र करूँ, एक बिज़नेस के मालिक के लिए या मैनेजर के लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि मेरा बिज़नेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना लॉस खा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ख़राब काम कर रहा है। ये सब एक बिज़नेस के मैनेजर्स या ओनर्स के लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ताकि वो राइट बिज़नेस डिसीजन ले सकें। उसी तरीके से बैंक्स या आपके इन्वेस्टर्स के लिए इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि मेरा पैसा सेफ रहेगा नहीं रहेगा, इसके लिए मैं बस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर लेता हूँ। दैट कैन बी द सेकेंड थिंग। अब गवर्नमेंट के लिए क्या हो सकती है, गवर्नमेंट के लिए हो सकती है कि इसने कितना प्रॉफिट कमाया है पूरे एक साल में, उस पर मेरे को जितना टैक्स मिलना चाहिए था उतना मेरे पास आ गया है, नहीं आ गया। ये सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन है जो अलग अलग यूज़र्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इंटरनल। इंटरनल में कौन कौन आते हैं, मैनेजमेंट या मैनेजर्स हम उसको नाम दे सकते हैं, ओनर्स, और कौन हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़, एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इसमें इन्वेस्टर्स आ गए, जो हमने एग्जांपल लिया था उसके अंदर बैंक था, गवर्नमेंट आ गए। ये सब एक्सटर्नल यूज़र्स के एग्जांपल्स हैं जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को किसी ना किसी तरीके से अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। और वो यूज़ करके क्या करते हैं, अकाउंटिंग
हेल्प्स देम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मैनेजर्स या ओनर्स ये डिसीज़न ले पाएंगे कि हमें अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है, उसका डिसीज़न लेना है। बैंक्स ये डिसाइड कर पाएंगे कि पैसा देना है इस बिज़नेस को या नहीं देना है। सबके इन्फॉर्मेशन अलग अलग होती है। इन्फॉर्मेशन सोर्स एक होगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेकिन सबके लिए उसके अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होती है। और दूसरा, सबके डिसीजंस भी अलग अलग होते हैं, सबके पर्पज़ अलग अलग होते हैं उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के। बट उन सभी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाती है अकाउंटिंग, एंड दैट इज अगेन अ वेरी मेन ऑब्जेक्टिव और रोल और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। I hope that is also clear. Coming to point number 5, facilitating comparison and analysis. Okay, एनालिसिस भी जो था वो हमारा 6th स्टेप था अकाउंटिंग का, इफ़ यू रिमेंबर। अब एनालिसिस किस किस तरीके के हो सकते हैं? एनालिसिस हो सकता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस पिछले 3 सालों में कैसा परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट ईयर में हमने सिर्फ 2 लाख रुपए का माल बेचा, सेकेंड ईयर में 2 लाख रुपए से बढ़ के 5 लाख हो गए, और थर्ड ईयर में हमारे पास बहुत अच्छी ग्रोथ आई जिसमें हमने 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए का माल बेचा। ये एनालाइज करके ये पता किया जाता है कि क्या बिजनेस जो है वो हमारे विजन के अकॉर्डिंग जा रहा है, हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जा रहा है या नहीं जा रहा। बिजनेसमैन इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। हमें अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस से, यानी कि अपने कॉम्पेटिटर से कंपेयर करने के लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है। ये चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा बिजनेस तो एवरेज चल रहा हो लेकिन उसका बिजनेस एकदम हवा में उड़ रहा हो और एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा हो। इसको चेक करने के लिए दोनों बिजनेसेस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कंपेयर किया जाएगा, और वो कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के थ्रू हो सकता है। अगेन आई एम फ्रेजिंग दैट, मेंशनिंग दैट फ्रेज कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। वही स्टोरी बताएगा दोनों बिजनेसेस की, आपकी भी और आपके कंपैटिटर्स की भी, जिससे आप कंपेयर कर पाएंगे कि वो कहाँ ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और आप कहाँ ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो सकता है आप उसकी इन्फॉर्मेशन से, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आपको ऐसा कुछ पता लग जाए कि वो आप अगर अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो तो आपका बिजनेस भी और अच्छा ग्रो कर सके, या आपको अपने बिजनेस की कमियां पता लग जाए जिस पे आप काम कर सकें। इस तरह के कंपैरिजन या इस तरह के एनालिसिस के लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ अगेन द 5th ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, और रोल ऑफ अकाउंटिंग और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। अब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं है आप उसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे। सिंपल एग्जांपल, आपके 10 गोडाउन्स हैं, हर गोडाउन में 10-10 लाख रुपए का माल रखा हुआ है। अगर उसमें से कुछ माल चोरी हो जाएगा तो बिजनेस बी जो पूरे अकाउंट्स मेंटेन करके रखता है उसको तो पता लग जाएगा कि मेरे 10 गोडाउन्स थे, सब में 10 लाख रुपए का माल था, यानी कि मेरे पास 1 करोड़ का माल था, उसमें से इस गोडाउन में से 5 लाख रुपए का माल चोरी हो गया, तो मुझे इसके लिए पुलिस कंप्लेन करवानी है या इसके लिए इंश्योरेंस करना है या फिर आगे से ऐसा ना हो उसको इंश्योर करना है। बिजनेस ए को पता ही नहीं लगेगा उसका माल चोरी हो गया, उसको पता ही नहीं है कि मेरे 10 गोडाउन्स में कितने का माल पड़ा था और आज कितने का पड़ा है, कितना चोरी हो गया। तो वो उसको उसको पता ही नहीं, पहली बात तो उसको पता ही नहीं चलेगा, और अगर उसको ये पता लग गया कि चोरी हुई है तो उसको ये पता नहीं लगेगा कि कितने की चोरी हुई है। और इन सब इन्फॉर्मेशन के बिना ना ही FIR होती है, ना ही आप पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, और ना ही इंश्योरेंस में क्लेम आपको मिल पाएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बेसिक है। सबसे पहले आपसे यही सवाल किया जाएगा कि कितने का लॉस हुआ है, इंश्योरेंस उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका क्लेम पास करेगी। तो ये एक अनदर इन्फॉर्मेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। अब मैंने स्टॉक का एग्जांपल लिया था, स्टॉक की जगह मशीनरी हो सकती है। इनफैक्ट जो हम अपने एग्जांपल्स में डेटर्स वाला लिया था, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, जिसमें 50,000 रुपये बिजनेस ए रिकवर नहीं कर पाया था, वो भी इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि उसके पास कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ नहीं था, यानी ये वाला स्टेप मिसिंग था, और इसकी वजह से वो अपने बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये एक रीज़न था जो बिजनेस ए जो है वो पिछड़ रहा था। फाइनल, एंश्योरिंग लीगल कंप्लाइंस। दोनों ही पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो हम ऑलरेडी, 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने एग्जाम्पल में, कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, लीगल मैटर अगर कुछ हो गया तो एविडेंस की तरह
तो एविडेंस की तरह हम उसको अपने यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। और बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जैसे कहते हैं, उसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। इसलिए इस जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो आप लीगली भी कंप्लाइंट हो जाते हैं, आप सारे कंप्लाइंस को इंश्योर कर लेते हैं, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके अंदर आप उस रिकॉर्ड को एज एन एविडेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग के फंक्शंस या अकाउंटिंग के रोल्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, अकाउंटिंग इज़ नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग तो कर ली हमने, इसके बाद इट हेल्प्स इन मेजरिंग परफॉर्मेंस, जो कि ये है फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता लगता है, दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस। अंडरस्टैंडिंग पोजीशन, ये जो कि ये वाला ऑब्जेक्टिव है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन एंड मेकिंग स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस, जो यहाँ की बात कर रहा है। इसीलिए हम जो बोलते हैं ना अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और इसीलिए ये आपको इतनी डिटेल में पढ़ाई जाती है फ्रॉम 11th क्लास। और जब तक आपकी कॉमर्स की स्टडी चलती रहेगी तब तक अकाउंटिंग आप पढ़ते रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। इसी से मिलता जुलता जो टॉपिक है वो नेक्स्ट है, विच इज़ एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लेट्स गो देयर। पहले हम एडवांटेज से स्टार्ट करेंगे। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब आप बोलेंगे कि सर क्या एक ही चीज़ आप बार बार रिपीट करवा रहे हो? बेटा, एक ही चीज़ रिपीट होने का रीज़न है, यही इसका ऑब्जेक्टिव भी है अकाउंटिंग का, और जब ये काम हो जाता है तो यही इसका एडवांटेज भी बन जाता है। क्या कर रहे हैं हम इसमें? रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। पढ़ चुके हैं इसको, बार बार रिपीट करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ घुस जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज़। सो ठीक है, पढ़ लो आप इसको, बोर मत हो ज़्यादा। हेल्प ट्रैक्स एंड रेफर पास्ट ट्रांजैक्शंस इजीली। ये मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग प्रोसेस करते टाइम हम उसको क्रोनोलॉजिकली, सिस्टमेटिकली, सीक्वेंस में इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि किसी लेटर डेट पे अगर आपको पिछले किसी डेट के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना हो, रेफ़र करना हो, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो वो इजीली निकल जाए। यही काम होता है रिकॉर्डिंग वाले स्टेप का, विच इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ये काम तो चलो हमने कर लिया, यही एक एडवांटेज भी है अकाउंटिंग का कि ये सारे ट्रांजैक्शंस को अच्छे से रिकॉर्ड करके रखता है। आई होप दैट इज़ क्लियर। सेकंड पॉइंट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। कि अकाउंटिंग से क्या फ़ायदा होता है? अकाउंटिंग से हमें ये पता लग जाता है कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हेल्प्स इन फाइंडिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, ऑल्सो शोज फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू स्टेटमेंट यहाँ पे बैलेंस शीट की बात हो रही है। ठीक है, ये एडवांटेज है अकाउंटिंग का कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिल जाती है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, अगेन जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था हमारे एग्जाम्पल में, प्रोवाइड यूजफुल डेटा टू मैनेजमेंट। क्या कि आपका फॉर्मल कपड़ों का बिजनेस ख़राब चल रहा है, आप उसमें इम्प्रूवमेंट करो, उसका एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करो ताकि वो अल्टीमेटली आपको ज़्यादा रेवेन्यू दे सके, जिससे आपका बिजनेस ग्रो होगा। हेल्प्स इन प्लानिंग एंड रनिंग द बिजनेस इफेक्टिवली, अगेन द सेम थिंग। जब आप बिजनेस का एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे तो वो आपको बिजनेस का डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, प्लानिंग अच्छे से करने में हेल्प करेगा, आपके बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने में हेल्प करता है अकाउंटिंग, एंड दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। हेल्प्स इन रेजिंग फंड, अगेन हमारा सेकंड सिनेरियो, कि जब तक आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं होंगे बैंक आपको लोन नहीं देगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, आप वो सबमिट करेंगे बैंक्स में, बैंक उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, एनालाइज करेगा, तभी आपको लोन मिल पाएगा। और ये काम अकाउंटिंग कर देता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना देता है, और ये एडवांटेज है अकाउंटिंग का। लास्ट इज फैसिलिटेट कंपैरिजन, जो हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था वही उसका एडवांटेज भी है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अवेलेबल होने से हमें क्या फ़ायदा होता है? हम हमारे बिजनेस का हमारे बिजनेस के पास्ट परफॉर्मेंस से कंपैरिजन कर सकते हैं, और हम हमारे बिजनेस का अपने राइवल्स, अपने कॉम्पिटिटर्स से कंपैरिजन कर सकते हैं, जिससे ये पता लग जाएगा कि हमारा बिजनेस कहाँ कम काम कर रहा है, कहाँ उसमें कमी है, जहाँ उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
ये सब एडवांटेजेस हैं, ये एज इट इज़ हैं। मतलब इसको बस थोड़ा सा लैंग्वेज और वर्डिंग्स में चेंज है, बट टॉपिक वाइज अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग्स आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप दैट इज क्लियर। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या है? इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी क्वालिटेटिव फैक्टर्स। याद करो वो मैगी जब अच्छी बनी थी तो क्या अकाउंटिंग ने रिकॉर्ड किया था? नहीं, क्योंकि वो अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर थी। सुनील रोया था कोहली के आउट होने के बाद, क्या उसने रिकॉर्ड किया था? नहीं, क्योंकि इमोशनल फैक्टर्स इन इवेंट्स ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर रहते हैं। जब दीपक लूडो में हारा था तब उसने सबसे बात करनी बंद कर दी थी, क्या हमने उसे रिकॉर्ड किया था? नहीं, क्योंकि वो अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर होती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपको कुछ स्पोर्ट्स में कुछ खरीदना था। फॉर एग्जांपल आपको एक क्रिकेट बैट खरीदना था, आपने सर्च किया स्पोर्ट शॉप नियर मी, आपके पास दो बिजनेस निकल के आए, बिजनेस ए, बिजनेस बी। बिजनेस ए की जो रेटिंग है वो सिर्फ 3 स्टार है गूगल पे फॉर एग्जांपल, और बिजनेस बी की जो रेटिंग है वो 4.5 स्टार है। ठीक है, तो आप कौन से बिजनेस पे जाओगे? आप ऑब्वियसली बिजनेस बी पे जाओगे, शॉप बी पे जाओगे और वहाँ से जाके बैट खरीद के लेके आओगे इन कंपैरिजन टू बैट बी। यहाँ आप जाओगे नहीं, और अगर जाओगे भी तो हो सकता है आपको प्रोडक्ट इतना पसंद ना आए, इसीलिए इसकी रेटिंग, क्योंकि इसकी रेटिंग ख़राब है, प्रोडक्ट ख़राब होंगे या इसके पास वैरायटी कम होगी या प्राइस बहुत ज़्यादा होंगे वगैरह वगैरह, कोई भी रीज़न हो सकता है। वैसे देखा जाए तो ये कस्टमर के जो फीडबैक हैं या फिर ये यूज़र की जो रेटिंग होती है, ये एक बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पर अकाउंटिंग इस चीज़ को इग्नोर करता है, क्योंकि हम आपके बिज़नेस में कितने स्टार्स हैं, आपको यूज़र से कितना अच्छा फीडबैक मिला हुआ है, कितना ख़राब फीडबैक मिला हुआ है, ये आप रिकॉर्ड नहीं करते हो अकाउंटिंग में, राइट? ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। ये बिज़नेस के लिए रिलेवेंट चीज़ है कि आपके पास आपकी गुडविल कितनी है मार्केट में, आपके पास कितने अच्छे रिव्यूज़ हैं कस्टमर्स के जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करती, उसे बस पैसा चाहिए। अकाउंटिंग को जहाँ पैसा दिखाई देता है वो सिर्फ वही रिकॉर्ड करती है, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ओनली रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन मनी टर्म्स और इम्पॉर्टेंट क्वालिटेटिव फैक्टर्स, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, आर नॉट कंसिडर्ड। दैट इज़ फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड, बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। याद करो सुनील भूल गया था कि उसने टोटल कितना खर्चा किया है उन 3 चीज़ों पे जो उसने खरीदी थी, लेकिन फिर भी उसने एक एस्टिमेटेड अमाउंट बताया था 1200 रुपये। अब हो सकता है वो 1200 की जगह 1100 हो एक्चुअल में, और हो सकता है वो 1300 हो, बट फिर भी हमने 1200 के साथ उसको रिकॉर्ड कर लिया था। दैट शोज़ कि अकाउंटिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कई बार एस्टिमेशंस पे भी काम करती है, जो उसका एक्यूरेसी लेवल कम करता है। क्योंकि जब आप 1200 पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, विच इज़ एन एस्टिमेशन एंड नॉट एन एक्यूरेट अमाउंट, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जब बनाओगे तब इसी 1200 को यूज़ करके बनाओगे, और उसकी वजह से आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी एक्यूरेट नहीं होंगे। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है कि 100 रुपये खर्चा हुआ होगा और सुनील ने 1200 रुपये बता दिए, नहीं। एक फेयर एस्टिमेशन, रीज़नेबल एस्टिमेशन लिया जाता है बहुत सारी जगह अकाउंटेंसी में, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी को थोड़ा कम करता है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप उस पर फिर रिलाई नहीं कर सकते। बट दैट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, दैट इट इज़ समटाइम्स बेस्ड ऑन एस्टिमेशंस, सम वैल्यूज आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस, दिस में अफेक्ट कंप्लीट एक्यूरेसी। ये नहीं बोल रहा है कि ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे, बट दिस में अफेक्ट द एलिमेंट ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, राइट? तो दैट इज़ द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड है इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये थोड़ा सा एडवांस्ड चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जब मैं स्कूल जाता था मेरे पास एक साइकिल थी जिसकी कॉस्ट थी 2000 रुपये की। हालांकि वो बड़ी बेसिक सी साइकिल थी, अब तो बहुत एडवांस्ड फीचर वाली साइकिल्स आने लग गई हैं, पर अगर मैं आज की डेट में वही बेसिक साइकिल आज लेने जाता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्कूल जाया करता था, मेरी लास्ट क्लास थी 12th 2011 में। आज मैं जब ये 2000 मतलब सेम फीचर्स वाली साइकिल आज लेने जाऊँगा, तो ये साइकिल मुझे क्या 2000 रुपये की मिल जाएगी? नहीं, इसकी प्राइस हो सकता है मुझे 15,000 रुपये की मिले, हो सकता है 20,000 रुपये की मिले, हो सकता है 10,000 रुपये की मिल जाए, चलो ठीक है।
ठीक है, लेकिन 2,000 रुपये की नहीं मिलेगी। लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, वो फिर भी 2,000 रुपये पे ही रिकॉर्डेड है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग जो है ना, वो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि जिस प्राइस पे, बेसिकली मैं इसको लिखता हूँ ट्रांजैक्शन प्राइस, जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है अकाउंटिंग में वो चीज़ रिकॉर्ड होती है। अब मान लो मैं आज अपनी बैलेंस शीट बनाऊं और मेरे पास सपोज करो वो 2011 वाली साइकिल आज भी होती, तो उसकी वैल्यू वैसे बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन वो आज भी मेरी बुक्स में 2,000 रुपये पे ही रिकॉर्डेड है ट्रांजैक्शन प्राइस की वजह से, क्योंकि अकाउंटिंग में हम जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है उस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसको, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। एक बिजनेस है जिसने एक मशीन खरीदी थी 5 साल पहले। 5 साल पहले, 5 ईयर्स, एक मशीन खरीदी थी जिसकी कॉस्ट उस टाइम पे 1,00,000 रुपये थी। ठीक है, अब उस मशीन के, इसके खरीदने के बाद ऐसा कोई एलिमेंट जो उस मशीन में यूज़ होता था वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि आज आप सिमिलर मशीन, सिमिलर फीचर की मशीन अगर आज खरीदने जाओगे तो ये आपको 5,00,000 रुपए से कम की नहीं मिलेगी। पर बिजनेस की बैलेंस शीट में जहाँ पे एसेट्स रिकॉर्ड होती हैं, जहाँ पे मशीनरी आएगी, वहाँ पे अभी भी वो 1,00,000 रुपए पे ही रिकॉर्डेड रहेगी। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही फाइनल कॉस्ट मानता है। फेयर मार्केट वैल्यू जो है या करंट वैल्यू जो है उसको वो कंसीडर नहीं करता। ये एक और लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, जिसकी वजह से हो सकता है आपको पुराने फिगर्स देखने को मिलें, पुरानी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डिसाइड हो रही हो। ये 1,00,000 रुपये ये पुराना अमाउंट है यार, बट ये इस मशीनरी की जो वैल्यू है वो 5,00,000 रुपये हो चुकी है, बट स्टिल हमारे अकाउंट्स में ये 1,00,000 रुपये पे ही रिकॉर्डेड है। दैट इज़ द थर्ड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, राइट। आई होप ये क्लियर होगा। ये जो टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आपके हायर स्टडीज़ में बहुत काम आने वाला है, वहाँ पे आपको डिटेल में समझाया जाएगा। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, विंडो ड्रेसिंग। मैं इसके साथ एक और वर्ड ऐड करता हूँ, एरर। देखो अकाउंटिंग ना एक ह्यूमन बीइंग करता है, एक इंसान करता है, तो एरर होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। यार 5,00,000 रुपए की चीज़ रिकॉर्ड करते करते एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गया मान लो, तो 5,00,000 रुपए की चीज़ 50,00,000 हो जाएगी। अगर किसी का ध्यान नहीं गया तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी कि आपके पास 50,00,000 रुपए की एक चीज़ है, बट एक्चुअल में तो वो 5,00,000 रुपए की ही है। एरर होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, मैन्युपुलेशन या विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग ना एक फैंसी वर्ड है किसी भी चीज़ को अच्छा दिखाने का। आपके पास है चीज़ कम, आपने उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करी, उसको एक फैंसी तरीके से विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है, और मैन्युपुलेशन भी कह सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए हैं जहाँ पे मालिकों ने बोला, अपने ओनर, बिजनेस ओनर्स ने अपने अकाउंटेंट्स को बोला कि मुझे मार्केट से यानी इन्वेस्टर्स से पैसा लेना है बहुत सारा, उसके लिए मुझे अपने अकाउंट्स बहुत चमचमाते हुए चाहिए। तो अकाउंटेंट्स ने उनके कहने पर फ्रॉड किया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, मैन्युपुलेशन किया, विंडो ड्रेसिंग की, जिसकी वजह से उनको पैसा मिला, लेकिन जब बाद में जाके ऑडिटर्स ने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया तो वो कंपनी ही बंद हो गई। ऐसे केसेस हुए हैं एक्चुअल में। इसी को कहते हैं कि ये एक और लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, कि इसमें क्योंकि एक इंसान कर रहा है उसको, राइट। इंसान की सोच अगर ख़राब हो जाए तो वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी एडजस्टेड टू शो बेटर रिजल्ट। बेटर रिजल्ट मतलब विंडो ड्रेसिंग मे नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द ट्रू पोजीशन। आप चाहें, अकाउंटेंट चाहे तो उसमें गड़बड़ कर सकता है, और कई बार इंटेंशनली गड़बड़ करता है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, विच इज़ एरर, राइट। So this is the advantage and limitation of accounting.
ये वाला टॉपिक भी आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। हमने ये वाले दोनों टॉपिक्स भी एग्जाम्पल्स के हेल्प से बहुत अच्छे से समझे हैं। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गए होंगे, बट अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा उससे पहले एक फाइनल लाइन इसके लिए। Accounting provides useful information, but it has limitations like ignoring qualitative factor, मैगी, ये तो आप कभी भूलोगे ही नहीं मुझे लगता है, एंड रिलाइंग ऑन एस्टिमेट्स, सुनील वाला एग्जाम्पल 1200 रुपये, राइट। इस तरह की लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग की, इसीलिए ये कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं होती है बट लार्जली रिलायबल होती है। ओके, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब आप याद कीजिए मैंने क्या बोला था। अकाउंटिंग की टोटल मिला के 3 ब्रांचेस होती हैं, जिसमें से सिर्फ आपके सिलेबस में एक ही ब्रांच है, दैट इज़ फाइनेंशियल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। चलिए अब समझते हैं कि तीनों ब्रांचेस होती क्या हैं, डेफिनेशन क्या है, क्या क्या रोल है उनका, क्या क्या पर्पस सॉल्व करती हैं, और फिर हमें ये तो पता ही है कि बाकी की जो 2 ब्रांचेस हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आगे जाके कवर होती हैं। बट चलो, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दिस ब्रांच डील्स विद रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये तो बहुत ही बार आ गया, ये तो आपको आपके दिमाग में पूरी तरह घुस जाना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, एक बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, शो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, राइट। इट इज़ फोकस्ड, अब ये है इसका पर्पस जो कि इसको बाकी 2 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग से अलग करता है। इट इज़ फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, मेनली एक्सटर्नल यूजर्स। देखो, एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों ही यूज़ करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, बट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो जनरली उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना, वो डिस्क्लोज नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ फोकस्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर्स, क्योंकि एक बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप चाहें तो आज रिलायंस कंपनी के, इन्फोसिस के, टाटा ग्रुप के पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ये आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे, या टाटा के, इन्फोसिस के, रिलायंस की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली एक बिजनेस अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को पब्लिक तो नहीं करेगा, इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कंप्लाइंस को पूरा करने के लिए की जाती है और पब्लिक को ये बताने के लिए की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है, बट उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एक कंपनी के लिए कॉन्फिडेंशियल होती है, वो वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं की जाती है। तो ये काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। दूसरी ब्रांच है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जैसे हमने जीन्स का एग्जांपल लिया था या टी शर्ट का एग्जांपल लिया था। टी शर्ट की हमारी कॉस्ट आती है टोटल मिला के 300 रुपये एक टी शर्ट की। हमने सेलिंग प्राइस रखी हुई है उसकी 450 रुपीज़, हमें प्रॉफिट हो रहा है 150 रुपीज़ पर टी शर्ट का। अब ये 300 रुपये कैसे आया, इसके अंदर 200 रुपये का कपड़ा है, मतलब इसमें 200 रुपये का हमारे पास रॉ क्लोथ आता है, स्टिचिंग होती है उसकी 70 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ का ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है इसमें, ठीक है, और 10 रुपये के अदर एक्सपेंसेस मान लीजिए। ये सब कैलकुलेट करने का काम जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। फिर बिजनेस के ओनर्स बताते हैं कि ठीक है 300 रुपये की कॉस्ट आ रही है, मैं हर टी शर्ट पे 150 रुपीज़ का मार्जिन अर्न करना चाहता हूँ, प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ, तो उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 450 रख दो। ये काम है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब पढ़ते हैं इसको। दिस ब्रांच डील्स विद असर्टेनिंग और कैलकुलेटिंग और डिटरमाइनिंग और अराइविंग एट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, या तो मटेरियल हो सकता है या फिर आपको, अगर आपकी कंपनी, आपका बिजनेस कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो उसका हो सकता है, एंड द प्राइस एट विच इट शुड बी सोल्ड। 450 रुपये को डिसाइड करने का भी ये काम करेगी और 300 रुपये को डिसाइड करने का भी काम करेगी। ये ऐसा किया क्यों जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव है कि वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का काम करती है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मतलब
बिजनेस के ओनर्स ने आपको टारगेट दिया है कि मैं फ़िलहाल हर टी शर्ट पे 150 रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ, मेरा टारगेट है 180 रुपये पर टी शर्ट अर्न करने का, पर मैं अपनी सेलिंग प्राइस 450 रखूँगा। अगर महंगा कर दूँगा तो मैं कस्टमर्स को लूज़ कर दूँगा, कस्टमर्स कहीं और से ख़रीदना स्टार्ट कर देंगे। तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ये पता लगाता है कि यार 200 रुपये का जो क्लोथ है उसको मैं 190 में कैसे परचेज़ कर सकता हूँ, क्या मुझे कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, क्या मैं कहीं और से परचेज़ कर सकता हूँ, स्टिचिंग की कॉस्ट को मैं 60 से 70 कैसे लेके आ सकता हूँ, क्या मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ कि मैं इस टेलर से नहीं तो इस टेलर से काम करवाऊँ। इस तरीके का कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का जो काम है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। द मेन पर्पज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। जब ये 300 से घटकर 270 हो जाएगा तो अपने आप जो प्रॉफिट है वो 150 की जगह 180 पहुंच जाएगा। राइट, आई होप दैट इज़ क्लियर। अब इसके जो मेन यूज़र्स रहते हैं ना वो मैनेजमेंट रहता है, और गवर्नमेंट भी कई बार आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज़ करती है टू सी कि आपने जो प्रॉफिट डिस्क्लोज़ किया है यहाँ पे वो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैच करता है नहीं करता, जस्ट टू सी कि आपने टैक्स जो है वो एडिक्वेट जमा करवाया है या नहीं करवाया। थर्ड अकाउंटिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यार नाम से ही पता लग रहा होगा ये अकाउंटिंग जो है ना वो मैनेजमेंट के लिए की जाती है। As the name suggests, this branch is mainly for management for decision making। अब देखो ये ना अलग से कुछ इसमें अलग से कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक प्रोडक्ट के कॉस्ट की अकाउंटिंग होगी, कॉस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अलग से कोई अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को यूज़ करता है और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट तक पहुंचाता है, जिससे मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करवाना है, कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है। As the name suggests, this branch is mainly for management, for decision making, planning and controlling business operations। business operations मतलब कि मैं अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करूँ, मैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैसे कैसे बढ़ाऊँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेज द इंफॉर्मेशन डिराइव्ड इन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टू प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। और इसके जो यूज़र्स हैं, जो मैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा था, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है दिस इज़ नॉट कॉन्फिडेंशियल। ये जो अकाउंटिंग है ये दोनों ये कॉन्फिडेंशियल होती है, ये किसी भी तरीके से पब्लिक में अवेलेबल नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कभी कभी गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है और किसी भी पार्टी या एक्सटर्नल पर्सन को ये चीज़ इन्फॉर्मेशन ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, क्योंकि ये एक तरह से सीक्रेट वेपन्स हैं एक बिज़नेस के, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अगर यही चीज़ किसी और को पता लग जाए, स्पेशली आपके कॉम्पिटिटर्स राइवल्स को पता लग जाए, तो वो आपके बिज़नेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो दैट इज़ द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। आई नो कि हमने ये सोचा था कि हम अपने बाकी के जो चैप्टर्स, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो एक ही वीडियो में और कवर कर लेंगे, बट बुक कीपिंग, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये अब हमें पार्ट 3 में लेके जाना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो इसी वीडियो को 30 मिनट का और बना सकता हूँ और तीनों टॉपिक्स कवर कर सकता हूँ, बट मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहता। मुझे लगता है आज की इस वीडियो में जो हमने समझा है, अगर आप उसी को अच्छे से समझ गए तो भी काफ़ी है। हमारे पास टाइम है, डोंट रश ओवर थिंग्स, डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, जैसा मैंने आपको बताया था। जस्ट कीप द पेस गोइंग, बहुत ज़्यादा स्पीड आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हम पार्ट 3 में इस चैप्टर के बाकी बचे हुए 2 या 3 टॉपिक्स और उसी के साथ ये भी समझेंगे
कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरीके के से आते हैं, 1 मार्क, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। टिल दैट टाइम, बाय बाय, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। टिल दैट टाइम, बाय बाय।